नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस 2022 का विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अर्थात यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा के लिए विस्तृत एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप में से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, एक बार एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें परीक्षा के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध है, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2022। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 16 मार्च 2022। ओके, और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो लास्ट डेट है वह है 12 अप्रैल 2022 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि है 16 अप्रैल 2022। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारंभ की जा सकती है। देखिए दोस्तों, अप्लाई करने से पहले एक बार आप विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद ही आप परीक्षा के लिए अप्लाई करें। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं क्या जानकारी दी हुई है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित 3 स्तरों पर किया जाएगा, ठीक है, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तो ये विस्तृत रूप से यहाँ पर अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है आवेदन करने की, यहाँ पर विस्तृत जानकारी उसकी दी हुई है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद हम देखते हैं आवेदन शुल्क क्या है परीक्षा के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। तो देखिए जो परीक्षा शुल्क है, आवेदन शुल्क है, वह कितना है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए जो आवेदन शुल्क है वह है 125 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए 65 रुपये। दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 रुपये है आवेदन शुल्क। भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के लिए 65 रुपये है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला, कुशल और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है वह आवेदन शुल्क रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद क्या जानकारी दी हुई है। आवेदन शुल्क के बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सबमिट किए गए आवेदन में संशोधन। तो यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित वापस नहीं किया जाएगा। इसे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है। तो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वह आगे दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए पदों की जानकारी हम देख लेते हैं कि कितने पद हैं और कौन से पद हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्तियों की संख्या। यहाँ लिखा हुआ वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 250 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है, ठीक है। आगे वेतनमान ग्रेड पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पदों के नाम क्या हैं, कौन कौन से पद हैं सम्मिलित इस परीक्षा में। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, कोषागार, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूखा विकास शाखा, अधीक्षक कारागार, प्रबंधक ऋण लघु उद्योग, प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण लघु उद्योग। ओके फ्रेंड्स, अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1, सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद। तो इस तरह से जो है अन्य बहुत से पदों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं जितने भी पद इस परीक्षा में सम्मिलित हैं। इसके बाद आरक्षण संबंधी जानकारी दी हुई है, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा। अप्लाई करने से पहले आप ध्यान से एक बार एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ लें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम देखते हैं और क्या जानकारी दी हुई है इसके बाद। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में आप देख सकते हैं आपात कमीशन प्राप्त अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें, ठीक है। इसके बाद शैक्षिक अर्हता, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य परिवहन अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हताएँ भी हैं जिनका विवरण निम्नवत है। तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद, तो देखिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक। ओके फ्रेंड्स, और जो विशिष्ट अर्हता के पद हैं वह आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से जो विशिष्ट अर्हता के पद हैं तो उनके नाम दिए हुए हैं और उनकी अर्हता दी हुई है। जैसे उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, इसके लिए विधि स्नातक होना चाहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी, इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग, इसके लिए वाणिज्य स्नातक। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि, ठीक है। इसके बाद वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक होना चाहिए। तो इस तरह से ये अन्य पद भी दिए हुए हैं यहाँ पर जिनके लिए विशिष्ट अर्हता आपके पास होनी चाहिए, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से जो विशिष्ट अर्हता के पद हैं वह यहाँ पर दिए हुए प्राविधिक सहायक भूभौतिकी और कर निर्धारण अधिकारी, ठीक है, कर निर्धारण अधिकारी। तो इनकी लिए जो अर्हता होनी चाहिए वह सामने लिखी हुई, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या होनी चाहिए अर्हता। जैसे कि कर निर्धारण अधिकारी के लिए 55% अंक सहित कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। आगे देखिए लिखा हुआ है कि विशिष्ट शैक्षिक अर्हता के पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा स्पष्ट रूप से हाँ का विकल्प भरने पर ही उन्हें उक्त पदों हेतु विचार किया जाएगा। इसके बाद शारीरिक मापदंड के संबंध में जानकारी दी हुई है, जिसमें कि पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु, फिर जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु, अधीक्षक कारागार पद हेतु, आबकारी निरीक्षक पद हेतु, उप कारापाल पद हेतु, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद के लिए शारीरिक मापदंड के संबंध में जानकारी दी हुई है। अब देखिए आयु सीमा के संबंध में क्या यहाँ पर जानकारी दी हुई, लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य परिवहन अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1982 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1967 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसके बाद अधिकतम आयु सीमा में छूट के बारे में जानकारी दी हुई है, इसको आप सभी अभ्यर्थी ध्यान से पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। इसके बाद सम्मिलित राज्य परिवहन अधीनस्थ सेवा मुख्य लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के संबंध में कतिपय सूचनाएं दी हुई हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है, अप्लाई करने से पहले। इसके बाद देखिए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, तो ये महत्वपूर्ण अनुदेश हैं अभ्यर्थियों के लिए, इनको आप ध्यान से पढ़ लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण
परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है महत्वपूर्ण अनुदेश के अंतर्गत पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में किए गए दावों की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। आगे लिखा हुआ है, दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र, अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर अन्य जानकारी भी दी हुई है महत्वपूर्ण अनुदेश के अंतर्गत अभ्यर्थियों के लिए जो लिखे हुए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 6 में कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, और आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8 में जो अभ्यर्थी कालांतर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन चयन निरस्त कर दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन चयन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ओके, तो इसका आप ध्यान रखें। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे तथा मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग के संबंध में पॉइंट नंबर 20 में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तरों पर दंड नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 अर्थात 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। ओके, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद देखिए न्यूनतम दक्षता मानक, इसके बारे में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, यह पॉइंट नंबर 23 में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 24 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी कूट रचित सबमिट किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवादित किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध आईपीसी की संगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। फिर इसके बाद सामान्य अनुदेश दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए हुए हैं, परिशिष्ट दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं आगे, ये देखिए परिशिष्ट 5 में पाठ्यक्रम दिया हुआ है। सम्मिलित राज्य प्रबल अधीनस्थ सेवा परीक्षा से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है सामान्य अध्ययन प्रथम, इसका पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं लिखा हुआ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर्स। इसके बाद भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, इसके अंतर्गत संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे आदि। इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय। ठीक है, और सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो इन सब का विस्तृत पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन के, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, तो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस जो है
पाठ्यक्रम को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामान्य अध्ययन द्वितीय का जो पेपर होता है उसका सिलेबस दिया हुआ है, विस्तृत सिलेबस, कॉम्प्रिहेंशन, विस्तारीकरण आएगा इसमें पाठ्यक्रम में, ठीक है, प्रश्न पत्र में। इसके बाद अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक, ठीक है। इसके बाद विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से यह सिलेबस सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र का दिया हुआ है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत। इसके बाद परिशिष्ट 6 में आप देख सकते हैं सम्मिलित राज्य परिवहन अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा हेतु निर्देश तथा पाठ्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है मुख्य परीक्षा का भी, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। और देखिए सिलेबस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सिलेबस के अनुसार ही आप जो है परीक्षा की तैयारी करें, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर मुख्य परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस तरह से यह विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा के लिए। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं इसमें, तो आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ लें, पूरा एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद ही आप परीक्षा के लिए अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।